हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चलो माना मोहब्बत है का 3rd एपिसोड। अगर अभी तक हमारे चैनल SR नोवेल स्टूडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। पागलपन की बातें मत करो फराज, तुम एक मिडिल क्लास की केयरलेस लड़की के लिए अपनी सारी ज़िंदगी तबाह करोगे। ऐसी लड़कियाँ पहले तो तुम जैसे दौलतमंद नौजवानों को फंसा लेती हैं, फिर और कोई मिल जाता है तो उस पर आशिक हो जाती हैं। अब ना जाने वो कहाँ होगी। प्लीज़ मम्मी स्टॉप इट प्लीज़, फराज ने उनकी बात काट कर कहा। तूबा इस किस्म की लड़की नहीं है, और आपको बता दूं कि तूबा ने आपके बेटे को नहीं फंसाया था, बल्कि आपका बेटा ही उस पर मर मिटा था। एक मुलाकात के बाद मैं ही उसे ढूंढते हुए उस तक पहुंच गया था। वो पहली लड़की थी जिसे देखकर दिल ने कहा था कि मुझे शायद इसी की तलाश थी। और जब दूसरी मुलाकात में उसे प्रपोज़ किया तो उसे कोई हैरानी या खुशी नहीं हुई थी, बल्कि मेरी बात को बचकाना समझकर मुस्कुराते हुए कहा था कि राह चलते मिल जाने वालों से दिल के रिश्ते नहीं जोड़ा करते। और ये भी कहा था कि मेरा घर बनाने में मेरा साथ नहीं दे सकती। और ये भी कहा था कि हमारे स्टेटस में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपके माँ बाप इस रिश्ते पर कभी तैयार नहीं होंगे। वो तो मैंने उसे बार बार यकीन दिलाया था। मेरे मम्मी डैडी बहुत मॉडर्न ख्याल के हैं, उन्हें मेरी पसंद हर सूरत कबूल होगी। तब भी उसका जवाब इनकार में ही था। उसने अपना एड्रेस भी मुझे इस यकीन से दिया था कि आप दोनों इस रिश्ते को कभी कबूल नहीं करेंगे। हो सकता है वो कहीं और इंगेज्ड हो। जुनैरा ने इम्तियाज़ यज़दानी को चोर नज़रों से देखते हुए राय दी। नहीं, वरना वो मुझे बता देती। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? एक मुलाकात में तुम उस लड़की के मिजाज को कैसे समझ सकते हो? जुनैरा ने सपाट लहजे में कहा। मम्मी, समझने और जानने के लिए कभी कभी एक मुलाकात, एक लम्हा भी बहुत होता है। और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी एक घर में एक छत तले सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं और एक दूसरे को समझ नहीं पाते। खैर छोड़ो इस टॉपिक को, अब ये मेरा मसला है, मैं ही इसे हल कर लूँगा। आप बाकी की बुरी खबरें भी सुना दें, फराज ने संजीदगी से कहा। फैक्ट्री में आग लग गई थी, सब कुछ तबाह हो गया, और पोल्ट्री फार्म में भी 12,000 मुर्गियाँ मर गईं, वो भी तबाह हो गया। इम्तियाज़ यज़दानी ने संजीदगी से कहा। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ डैड। मुमकिन है आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया है, ये उसी का नतीजा है, फराज ने अफसोस से कहा। तो दोनों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। बुरा क्या करना है बेटा, शायद हमारी आजमाइश है। आजमाइश या सज़ा, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। इसीलिए कहते हैं डैड कि सदका खैरात करते रहा करें, कुछ पैसे गरीबों पर भी खर्च करें, माल महफूज रहेगा। अगर किसी को नुकसान पहुंचाएंगे तो खुद भी नुकसान उठाना पड़ेगा। फराज की चुपती बातों पर दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। हमने किसी का नुकसान नहीं किया। इम्तियाज़ यज़दानी बौखलाए हुए थे। तो बेफिक्र रहें, इस नुकसान की भरपाई हो ही जाएगी। फैक्ट्री तो इंश्योरेंस की रकम मिलने पर दोबारा स्टेबल हो जाएगी और मुर्गियाँ भी पैदा हो जाएंगी। वो उन्हें गौर से देखते हुए बोला। अच्छा तुम नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। जुनैरा ने ध्यान हटाना चाहा। नाश्ता ठंडा हो रहा है तो मम्मी, मगर कुछ पाने के लिए खोजने और हासिल करने का जोश और जज्बा ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, वरना ज़िंदगी में जिंदा दिली और रोशनी ख़त्म हो जाती है। फराज ने संजीदगी से गहरी बात कही और उठकर अपने कमरे में चला गया। इम्तियाज़, फराज अब तूबा के मामले में क्या करेगा? जुनैरा ने पूछा। कुछ नहीं करेगा, मगर जो कुछ हम कर चुके हैं तूबा के साथ, ये बिजनेस लॉस उसी का नतीजा तो नहीं? फराज सच ही तो कह रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी मॉडर्न होकर ऐसी बातें क्यों कर रही हो? वो झल्ला कर बोले, क्योंकि अंदर से उन्हें भी फराज की बातों ने हिला कर रख दिया था। मजलूम की आह से बहुत डर लगता है। फराज ने जो कुछ बताया है इससे तो तूबा बहुत मासूम लगती है। उसका तो कहीं भी कोई कसूर नहीं है। हमने उसे सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया था ना कि वो हमारे स्टेटस की नहीं है। ओह मेरे खुदा, ये हमने क्या कर दिया? जुनैरा ने परेशान लहजे में कहते हुए दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया था। अब तो कर दिया ना, अब रोने और कुड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे लिए कोई नया मसला खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। फराज को अगर ज़रा सा भी शक गुजरा तो वो बाल की खाल उतार कर हमारे सामने रख देगा। तुम जानती हो उसे वो हालात को समझे बगैर यकीन करने वाला नहीं है। इम्तियाज़ यज़दानी ने सपाट लहजे में कहा तो वो खामोश हो गईं। कोई यूं अचानक अपना घर अपना शहर छोड़कर नहीं जाता। तूबा ऐसे कैसे जा सकती है? ज़रूर कोई गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ गलत ज़रूर हुआ है। फराज अपनी गाड़ी में रेडियो स्टेशन की तरफ जा रहा था। वो तूबा के घर गया था। वहाँ पर ताला लगा देखकर मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो यही बताया कि वो ये शहर छोड़कर चली गई है और मकान बेच गए। रेडियो स्टेशन पहुँचा तो बताया गया कि वो जॉब छोड़ गई है। फिर उसे उसकी दोस्त फ़ायज़ा का ख्याल आया और उसने फ़ायज़ा को बुलाने को कहा। वो वेटिंग रूम में बेचैनी से टहल रहा था जब फ़ायज़ा ने कमरे में कदम रखा। आई एम सॉरी, मैंने आपको परेशान कर दिया।
असल में मुझे आपसे तूबा के बारे में कुछ पूछना था। फराज ने फ़ाइज़ा को देखते ही अदब से कहा। क्या पूछना था तूबा के बारे में? यही कि वो कहाँ है, उनके घर पर ताला पड़ा है और यहाँ भी वो नहीं है। आप फराज हैं ना? जी हाँ। तूबा ने दोस्त होने के नाते आपको मेरे बारे में तो बताया होगा ना? जी हाँ, लेकिन सिर्फ इतना कि आप उसे राहदारी में अचानक मिले और आपने प्रपोज़ किया और आप उसके घर अपने पेरेंट्स को भेजना चाहते थे। जी, तूबा से मेरी बस इतनी ही बात हुई थी। मैं लंदन से रात ही लौटा हूँ। मेरे पेरेंट्स गए थे उसके घर मेरा प्रपोज़ल लेकर, मगर वहाँ पर ताला लगा हुआ था। आप प्लीज़ मुझे बता दीजिए तूबा कहाँ है? फराज ने बेचैनी से पूछा। क्या आप सचमुच तूबा के लिए संजीदा हैं? फ़ाइज़ा ने उसके चेहरे को देखते हुए सवाल किया तो वह गहरी सांस लेकर बोला, जी हाँ, ना सिर्फ संजीदा हूँ बल्कि पूरे खुलूस के साथ तूबा को अपनाना चाहता हूँ। फराज साहब, तूबा की माँ 2 साल पहले ही चल बसी थी। एक बड़ा भाई है जो दुबई में रहता है। उसका होना ना होना तूबा के लिए बराबर है, क्योंकि उसने कभी पलटकर उसकी खबर नहीं ली। पिछले दिनों अचानक एक शाम उसके बाबा का हार्ट फेल हो गया और तूबा बिल्कुल अकेली रह गई। ओह नो, ये कब की बात है? फराज ने अफसोस से पूछा। करीब 1 महीना हो गया है। पिछले महीने की 27 तारीख को शाम अशरफ अंकल का हार्ट फेल हुआ था। फ़ाइज़ा ने सोचते हुए जवाब दिया था। आर यू श्योर? 27 तारीख ही थी? फराज को हैरत हो रही थी। जी हाँ, और अशरफ अंकल की 10वीं के बाद उसी शाम उसकी कज़िन अपने साथ ले गई थी। फ़ाइज़ा ने उसे देखते हुए जवाब दिया था। इसका मतलब है मम्मी डैडी ने गलत बताया था? वो बड़बड़ा। आपने मुझसे कुछ कहा? जी, आप बता सकती हैं कि वो कहाँ गई? आई मीन तूबा। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसकी कज़िन अलीगढ़ में रहती है। अलीगढ़ में कहाँ? आपके पास कोई एड्रेस, कोई कॉन्टैक्ट नंबर तो होगा? जी नहीं, मुझे बस अलीगढ़ का पता है और कुछ नहीं। ये कैसे मुमकिन है फ़ाइज़ा? आप उसकी बेस्ट फ्रेंड हैं और आपको कुछ पता ही ना हो? प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं आपका एहसानमंद रहूँगा। फराज ने उसे देखकर बेकरार लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ फराज साहब, मेरे पास तूबा का कोई एड्रेस नहीं है। हाँ, एक मोबाइल नंबर है जिस पर मेरी उससे बातचीत होती रहती है, मगर तूबा ने उसे आपको देने से मना किया है। मैं उसकी इजाज़त के बगैर आपको वो नंबर नहीं दे सकती। फ़ाइज़ा ने ईमानदारी से जवाब दिया। मिस फ़ाइज़ा, मैं कोई फ्लर्ट नहीं हूँ और ना ही लड़कियों से मेरी दोस्ती करना हॉबी है। मैंने पहली बार किसी लड़की के लिए संजीदा हुआ हूँ और वो तूबा है। मैं तूबा को इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी और मौत का मामला है। प्लीज़ हेल्प मी फ़ाइज़ा। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू। फराज ने बहुत बेचैन बेकरार लहजे में कहा तो फ़ाइज़ा को उसके जज्बों की सच्चाई पर यकीन आ गया। फराज साहब, अगर आप मेरी दोस्त को खुशियाँ और मोहब्बत दे सकते हैं तो मुझे आपकी मदद करके दिली खुशी होगी। मेरी दुआ है आप तूबा को पालें। वो बहुत दुख झेल चुकी है। आप उसे दुख मत दीजिएगा। वो बहुत सेंसिटिव है। अगर उसे प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त से अपनाएंगे, उसे अपने लिए अपने से बढ़कर लविंग और केयरिंग पाएंगे। इसका पूरा यकीन है मुझे। फ़ाइज़ा ने यकीन भरे लहजे में कहा। ये यकीन तो मुझे भी है। मैं ऐसे ही तो दीवाना नहीं हो रहा उसके लिए। प्लीज़ उसका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। ओके। मैंने तूबा को जाते वक्त अपनी निशानी के तौर पर एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट किया था जिस पर मैं उससे बात करती हूँ। मैं आपको वही नंबर दे देती हूँ, लेकिन आप उसे फ़ोन रात के 9:30 बजे के बाद ही कीजिएगा। उस वक्त वो फारिग होती है और अकेली भी। फ़ाइज़ा ने अपने पर्स से कागज़ निकालकर नंबर लिखा और फराज की तरफ बढ़ा दिया। थैंक यू मिस फ़ाइज़ा। थैंक यू वेरी मच। आप अगर तूबा से उसका एड्रेस मालूम कर सके तो प्लीज़ मेरा ये कार्ड रख लीजिए। मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट करके बता दीजिएगा। फराज ने शुक्रिया अदा किया और अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फ़ाइज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा। फराज वहाँ से चला गया। ड्राइवर, इधर आओ। फराज ने घर आते ही ड्राइवर को बुलाया। जी साहब। वो बोतल के जिन की तरह हाजिर हो गया। तुम कभी इस एड्रेस पर गए हो? फराज ने तूबा के घर का एड्रेस उसे दिखाकर पूछा। नहीं साहब, इस एड्रेस पर कभी नहीं गया। तुम सच कह रहे हो? जी साहब, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगा। ठीक है, जाओ अपना काम करो। जी साहब। ड्राइवर वापस चला गया और फराज अंदर अपने कमरे में चला गया। उसका मन कह रहा था कि वो अभी ही तूबा को फ़ोन कर लेगा, मगर उसे फुर्सत से पूरी तफसील के साथ बात करनी थी, इसीलिए 9:30 बजने का इंतज़ार कर रहा था। वो बेचैन हो रहा था। लंदन में उसने तूबा के लिए एक खूबसूरत रिस्ट वॉच, परफ्यूम और डायमंड रिंग भी खरीदी थी। क्या क्या उसने सोचा था।
मगर यहाँ आया तो उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। मम्मी डैडी ने उससे झूठ क्यों बोला? वो शायद तूबा के घर गए ही नहीं, या फिर तूबा शायद ठीक कह रही थी। उसके और मेरे बीच स्टेटस का बहुत बड़ा फ़र्क आ गया है। मम्मी डैडी को पता कैसे चला कि तूबा शहर छोड़कर चली गई? ड्राइवर तो इनकारी है। और तूबा अपने बाबा की मौत के 10 रोज़ बाद अलीगढ़ गई, जबकि डैडी ने जो दिन बताया है उस दिन तो तूबा के बाबा का स्वयं था, और वहाँ उस दिनों मोहल्ले वालों और रिश्तेदारों का रश था। फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि तूबा के घर पर ताला पड़ा है? या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तूबा के चले जाने के बाद उसके घर गए थे। ये तो तूबा से बात करके मालूम होगा। अभी तो मम्मी डैडी शक के घेरे में हैं। उफ, क्या हो गया है ये सब? फराज बेचैनी से इधर से उधर टहलने लगा। फराज, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? रात को खाने की मेज़ पर जुनैरा ने उसे खाली प्लेट में चमचा घुमाते हुए देखकर कहा। दिल नहीं कर रहा मम्मी। सुबह तुमने नाश्ता भी नहीं किया, दोपहर लंच बोल कर गए, और अब डिनर भी नहीं कर रहे। हो क्या गया है तुम्हें? तुमने उस लड़की के लिए खाना पीना छोड़ दिया? जुनैरा ने फिक्रमंदी से कहा। शुक्र कीजिए मम्मी कि अभी सिर्फ उसके लिए खाना पीना छोड़ा है, तूबा के लिए तो मैं दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। वो पानी का घूंट भरकर बोला। पागलपन की बातें मत करो फराज, खाना खाओ। तुम उस बेपरवाह लड़की के लिए भूखे प्यासे क्यों बैठे हो, जिसे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं, परवाह नहीं है? इम्तियाज़ यज़दानी ने उसे डांट कर कहा। वो बहुत परवाह करने वाली लड़की है डैडी, और आप तूबा के लिए परेशान मत हो। मैं उसका हल निकाल लूँगा। इसका तो मुझे यकीन है कि वो मेरा नसीब है और मुझे मिलकर रहेगी। इस वक्त मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। फराज ने बात को टालते हुए कहा। खुदा खैर करे, अब क्या हो गया? जुनैरा ने खाने के बीच हाथ रोक कर पूछा। कहीं तुम्हारे ऑफिस में भी तो नुकसान नहीं हो गया? डैडी ने परेशान होकर पूछा। नहीं डैडी, मेरे सारे काम सेट हैं, क्योंकि मैंने किसी पर जुल्म नहीं किया और ना ही किसी का दिल दुखाया है जो मेरा नुकसान होगा। इतना कहकर फराज अपने कमरे में चला गया। जैसे ही 9:30 बजे फराज ने धड़कते दिल और कांपते हाथों के साथ मोबाइल पर तूबा का नंबर मिलाया। फ़ोन की बीप सुनकर तूबा का ध्यान फ़ायज़ा की तरफ गया, क्योंकि ये नंबर उसने सिर्फ उसी को दिया था। हेलो फ़ायज़ा डार्लिंग। तूबा ने नंबर देखे बगैर मोबाइल कान से लगाया और कहा। फ़ायज़ा नहीं, फराज यज़दानी बोल रहा हूँ। फराज? तूबा के जिस्म में एकदम से करंट दौड़ गया। वो खड़े से एकदम से बैठ गई। कैसी हो तूबा? वो बहुत प्यार से पूछ रहा था। और तूबा पसीने में नहा रही थी, दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आपको ये नंबर किसने दिया? फ़ायज़ा से मिन्नत की थी तो उसको मेरी हालत पर रहम आ गया, उसी ने ये नंबर दिया है। फरमाइए, क्यों तकलीफ़ उठाई? तुम्हारे बाबा की मौत का बहुत दुख है मुझे। और कुछ? तूबा प्लीज़, मुझसे यूँ अजनबियों की तरह बात मत करो। वो बेकरारी से बोला। अपनों की तरह बात करने का कोई ताल्लुक़ नहीं है हमारे दरमियान। क्यों नहीं है? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। चलो माना मोहब्बत है फिर। तूबा ऐसा मत कहो, मैं नहीं जी सकूँगा तुम्हारे बगैर। मेरे पेरेंट्स तुम्हारे घर गए थे, मगर वहाँ ताला लगा हुआ था। तुम इतनी जल्दी क्यों चली गई? मेरा इंतज़ार तो किया होता। क्या मुझ पर एतबार नहीं था? फराज के लहजे में अपनापन था। आप पर एतबार था, मगर आपके पेरेंट्स पर एतबार नहीं था, इसीलिए चली आई। तूबा, मैं कल रात ही लंदन से लौटा हूँ और बहुत कंफ्यूज हूँ। प्लीज़ जो सच है वो मुझे बताओ। मेरे मम्मी डैडी दूसरे पेरेंट्स की तरह नहीं हैं तूबा। जी हाँ, वो दूसरों से ज़्यादा चालाक, मक्कार और झूठे हैं। ये तुम क्या कह रही हो तूबा? सुन सकोगे कि सच क्या है और हकीकत क्या है? हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। तो सुनिए फराज साहब, मुझे शहर से निकालने वाले, मेरी जॉब ख़त्म करवाने वाले और मेरे बाप से ज़िंदगी छीनने वाले तुम्हारे मम्मी डैडी हैं। क्या? फराज शौक में आ गया। जी हाँ, इम्तियाज़ यज़दानी और जुनैरा नाम है ना आपके मम्मी डैडी का? हाँ, मगर वो आपकी नज़रों में अच्छे माँ बाप बने रहना चाहते थे और मुझे मेरे बाप की नज़रों में गिराने मेरे घर आए थे। तूबा ने गुस्से में सारी हकीकत एक एक करके उसे बता दी। वो शौक में था। एक तरफ माँ बाप की मोहब्बत, इज़्ज़त, मान, भरोसा सब किरची किरची हो गया था, और दूसरी तरफ अपनी मासूम मोहब्बत पर गुजरने वाली क़यामत का सदमा उसे तोड़ रहा था। मेरा क्या कसूर था मिस्टर फराज? आप अमीर लोग मोहब्बत भी करते हैं तो मुसीबत हम गरीबों पर आती है, तूबा ने कांपती आवाज़ में कहा था। अब समझा डैडी को बिजनेस में इतना लॉस क्यों हुआ है। मजलूम की आह तो आसमान तक को हिला देती है। यकीन करो तूबा, जिस दिन से तुम शहर छोड़कर गई, बिजनेस में डैड को बराबर नुकसान हो रहा है। फैक्ट्री जल गई, पोल्ट्री का बिजनेस तबाह हो गया,
तूबा, एक दिन वो तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, इस बात का यकीन है मुझे इसकी ख्वाहिश नहीं है। और मिस्टर फराज, अब दोबारा मुझे फ़ोन मत कीजिएगा, वो सपाट लहजे में बोली। फराज का दिल तड़प उठा। तुम इतनी पत्थर दिल तो नहीं थी तूबा। क्या तुम मुझे मेरे पेरेंट्स के किए की सज़ा देना चाहती हो? हरगिज़ नहीं। मैं कौन होती हूँ सज़ा देने वाली? तो मुझे अपना एड्रेस दे दो प्लीज़। नहीं, मुझ में और ज़िल्लत सहने और दुख बर्दाश्त करने का हौसला नहीं है, वो सपाट लहजे में बोली। फराज बेकरारी से बोला, मैं तुम्हें सुख और मोहब्बत देना चाहता हूँ तूबा। शुक्रिया। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची है तो आप मुझे खुद ढूंढ लेंगे, वरना भूल जाइए। तुम्हें भूलना नामुमकिन है मेरे लिए। और अगर तुम मेरी मोहब्बत को आजमाना चाहती हो तो मत बताओ एड्रेस, मैं तुम तक ज़रूर पहुँच जाऊँगी। तब तुम्हें मुझे हर हाल में कबूल करना होगा, फराज ने संजीदगी से कहा। देखेंगे, पहले आप हम तक पहुँचे तो सही फराज साहब। प्लीज़ मुझे साहब मत कहो, सिर्फ फराज कहो, वो तड़प कर बोला। ओके, गुड नाइट तूबा। वो उसे पुकारता रह गया और उसने मोबाइल ऑफ कर दिया। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।